Hello everyone. This is the second lecture of the geography series. In the previous class, we had covered the topic of atmosphere and the various concepts associated with it. In the today's class, we are supposed to cover certain concepts pertaining to geography itself, and along those components, we will be picking up heat budget or we could say energy budget of the earth. तो ये वाले टॉपिक हम आज कवर करेंगे और when we are supposed to approach geography, since in the last class I have mentioned geography is a bit of visualization is involved with geography. तो हमने चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करने का प्रयास भी करना है और अभ्यास भी करना है. तो इसके लिए आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो certain videos और animated videos of the YouTube itself जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा मैच्योर होने में हेल्प करेगा. उससे ज्योग्राफी सरल लगने लगेगी. अदरवाइज ज्योग्राफी के साथ क्या है कि कठिन लगती है. वो ज्योग्राफी कठिन नहीं होती, हम चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते. जैसे पर्टेनिंग टू द क्लाइमेटोलॉजी हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और द साउथ वेस्ट, तो हम इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. और विंड्स, देयर इज अ कन्वेक्शनल मोशन ऑफ द एयर, देयर इज अ एडवेक्शनल मोशन ऑफ द एयर. तो वहां पे हमारी विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं रुकने लगती है या उनकी एक लिमिटेशन है. तो जितने ज्यादा हम एनिमेटेड वीडियोस देखेंगे ये विजुअलाइजेशन हमारी साफ होती चली जाएगी. ठीक है. और जो धूल और जो ब्लर्डनेस है वो खत्म होने शुरू हो जाएगी. तो इन एनिमेटेड वीडियोस को हम बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे. एंड प्रायर टू दैट आई विल बी मेकिंग अ डायग्राम जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन है और उस रोटेशन और रेवोल्यूशन जो अर्थ का हो रहा है अराउंड द सन वो एक इंक्लाइंड एक्सिस पे है. क्योंकि वो एक इंक्लाइंड एक्सिस पे है तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन सीजन. जैसे आजकल हम कहते हैं कि सर्दियां हैं और इफ विंटर्स आर देयर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, तो ऐसा क्या हो जाता है कि विंटर्स आ जाती हैं. और ऐसा क्या हो जाता है मार्च ऑनवर्ड कि वी कुड सी देयर इज अ सर्ज इन द डेली टेम्परेचर. तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जो आपकी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में क्लैरिटी भी लेकर आते हैं. तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज अंडरस्टैंड करेंगे. The motion of the earth around the sun is in the elliptical orbit. जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इलेप्टिकल, उसका अर्थ है कि एक ऑर्बिट है जो सर्कुलर होता है. तो सर्कुलर जनरली ऑर्बिट नहीं होते हैं. तो ऑर्बिट मोर ऑफ अ इलिप्टिकल इन कैरेक्टर है. इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेंटर में सन नहीं होता, वो दो एक्सेस क्रिएट होते हैं इलिप्टिकल में. एंड अमंग वन ऑफ द एक्सेस सन विल बी या इज द लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. और इसी के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है. जब इस तरीके से एक कैरेक्टर डेवलप हो गया जहां पे सेंटर में अर्थ सन नहीं है, तो कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब सन के बहुत करीब अर्थ चली जाती है और एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अर्थ रहती है. तो ऐसी पोजीशन के कारण हम देखते हैं और अर्थ की इंक्लिनेशन के कारण जो है टेम्परेचर में भी वेरिएशन आती है और कई सारे नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर के भी टेम्परेचर के अंदर कंट्रास्ट क्रिएट होता है. तो इसमें हम चार पोजीशन ड्रॉ करेंगे अर्थ की अराउंड द सन, जिससे आपको पता चलेगा कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं. I'm going to draw the diagram again.
अगर हम बोलते हैं कि अर्थ का एक इंक्लिनेशन है जो कि 23.5 डिग्री है, तो लेट सपोज ये इंक्लिनेशन थोड़ा सा राइट की दिशा में है। इस इंक्लिनेशन के कारण अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप ऑब्जर्व करोगे और अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, या अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे तो अर्थ इज इन जियोइड शेप। जियोइड का अर्थ होता है परफेक्टली राउंड नहीं है, स्फेयर नहीं है, जो ऑब्लेटेड है। अर्थ नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में आप जहां पोल्स हैं वहां पे आप देखेंगे थोड़ी सी ऑब्लेटेड है, या वहां पे वी कुड सी कि थोड़ी सी दबी हुई है। तो ऐसी शेप को, अर्थ की जो इक्वेटर से थोड़ी सी ऑब्लेटेड शेप है, इसको बोला जाता है जियोइड शेप। जियोइड शेप की कैसी दिखती है? इस प्रकार की जियोइड शेप दिखती है, परफेक्ट राउंड नहीं होता या परफेक्ट स्फेयर नहीं होता। इसके अंदर जब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो कि हम रिलेट कर सकते हैं आजकल की सर्दियों की पोजीशन है हमारी, दिसंबर एंड जनवरी की पोजीशन होती है ये पर्टिकुलर पोजीशन, जब अर्थ ऑलमोस्ट सबसे करीब है सन के। और ऐसी पोजीशन पे अर्थ के इंक्लिनेशन के कारण जो सदर्न वाला पार्ट है, जिसको हम सदर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर बिलो द इक्वेटर we could observe heating effect या more of a heating effect easily during the months of December and January when we people in India feel winters. It is summers in the southern hemisphere. तो अगर southern hemisphere की कंट्रीज को देखें, जहां ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, चिली है, इन सारी कंट्रीज में इस टाइम पे समर वेकेशन, समर सीजन है। ऑलराइट, तो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इफ वी कुड सी इज 22nd of December. When the word is Tropic of Capricorn. When Tropic of Capricorn will feel the direct radiation. Just write down, draw this diagram in your respective textbook. और उसी के साथ कुछ एक नोट्स हैं जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप बोल लिख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल फील द डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स और इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। डेट लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेडिएशन जिस दिन फॉल करेंगी, दैट डेट विल बी 22nd of December, and this is the longest day in the southern hemisphere. एंड पर्टिकुलर इस पोजीशन को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर पोजीशन को जब सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा रेडिएशन है, दिस इज विंटर सॉल्स्टिस। द नेम ऑफ द पोजीशन इज विंटर सॉल्स्टिस, 22nd of December, the longest day in the southern hemisphere and longest night in the northern hemisphere. So it is winter in the north and summers in the south. We can write also कि winters in the north. While it is summers in the southern hemisphere. You can quote certain examples here. You can quote example of Australia, Chile, Argentina and South Africa. Moreover, while studying geography with me, it is preferably required कि आपके जो रूम है, जो स्टडी टेबल रूम है जहां पे आप पढ़ रहे हैं या जहां आपका स्टडी टेबल है, उसके समक्ष आप एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप पेस्ट करके रखिए, पॉलिटिकल। अगर संभव है तो फिजिकल मैप भी पेस्ट कर लीजिए अगर वहां पे स्पेस है दीवारों में अभी भी, ठीक है। Along with that, just paste a physical and political map also in your room. आपको कभी भी मैप वर्क, जैसे बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान रहते हैं कि मैप वर्क को कैसे समझा जाए या कैसे याद रखा जाए, वो एक रात का काम नहीं है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ विजुअल मेमोरी। हम देखते हैं कि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमें मूवीज के सीन्स याद होते हैं, हमें जगहों की लोकेशंस याद होती हैं। कभी हम गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, ट्रक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या हम बाइक से जा रहे हैं, तो हमारे आसपास की सराउंडिंग की एक विजुअल इमेज हमारे दिमाग में होती है, वीडियोग्राफी हमें याद रहती है। तो ऐसे ही लोकेशंस कभी भी पढ़ के याद नहीं होंगी। अगर आपके समक्ष आपके कमरे के अंदर मल्टीपल मैप्स हैं तो यू कुड एबल टू रिमेंबर ऑल द लोकेशंस। तो ये आपको धीरे धीरे विजुअल मेमोरी के द्वारा ही इम्बाइब करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सेम इज द केस। तो
तो हम देखते हैं कि समर सदर्न में है, विंटर्स नदर्न में है। व्हेन वी से ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ विंटर सॉल्स्टिस, व्हेन सन इज ओवरहेडिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज, जिन लोगों के थोड़ा सा बेसिक अभी नहीं पढ़े हुए, अदरवाइज बिफोर अटेंडिंग माय क्लास आई विल सिंपली सजेस्ट यू जस्ट रीड द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 and 7। वहां से आपकी एक थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर आपको ये लेक्चर समझ आएंगे। अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विंटर सॉल्स्टिस, तो आपका संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ज्योग्राफी के साथ। तो इट इज रिक्वायर्ड कि आप छठी और सातवीं क्लास की एनसीईआरटी अवश्य पढ़ लें क्लास लगाने से पहले। नाउ इसी की बिल्कुल कंट्रास्टिंग सिचुएशन है जब अर्थ बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे आ जाती है, और इस टाइम पे वी कुड सी कि मोस्ट ऑफ द सनरेज आर फॉलिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि पोजीशन वाइज इंक्लिनेशन राइट दिशा में है, तो ये वाला एरिया झुके होने के कारण सन के सामने आ जाता है और मैक्सिमम ऑफ द रेडिएशन is absorbed by the northern hemisphere, and this particular position which is 21st of June known as summer solstice. Summer solstice, when we are having summers in the northern hemisphere while winters in the southern hemisphere. ऐसा ही होता है जून ऑनवर्ड, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, जब हम मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी, सोलर इंटेंसिटी को फील करते हैं और मैक्सिमम ऑफ द टेम्परेचर कुड बी फेल्ट। इस टाइम पे 21 जून को जब समर सॉल्स्टिस है, वी कुड सी सन इज ओवरहेडिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन इज ओवरहेडिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and it is the longest day in the northern hemisphere while the longest night in the southern hemisphere. अब देखो यहां से यहां तक की जर्नी, अभी आपका मंथ है जनवरी, तो आप देखोगे अर्थ इधर कहीं पर है इस टाइम पे, और सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि डायरेक्टली फेस कर रहा है सन को, तो मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी इज फेल्ट बाय इट, इसलिए वहां पे गर्मियां चल रही है। तो अगर हम बोलेंगे कि द चेंज इन सीजन, बहुत एक पॉपुलर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि चेंज इन सीजन क्यों होता है, तो वी कुड सी ये जो चेंज इन सीजन है, यहां अभी विंटर्स है, अब यहां गर्मियां आ गई हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि यहां से अर्थ उठ के जो यहां पे चली गई। लेकिन क्या केवल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व है? नहीं, इंक्लिनेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर इंक्लाइंड अर्थ नहीं होती और केवल रिवॉल्व करती तो कोई चेंज इन सीजन नहीं होता, क्योंकि हर समय अर्थ का एक ही पोर्शन है जो सन को फेस करता। अगर इंक्लिनेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, हम देखते हैं कि ये टिल्ट के कारण जो अर्थ इधर को झुकी है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आता है और इसी की वजह से कभी नदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने आता है। हैड इट बीन द केस कि अर्थ का कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, तो अर्थ का केवल इक्वेटर वाला पोर्शन है जो मैक्सिमम रेडिएशन को फेस करता। ऑलराइट, तो this change in season is because of the, you can write it down, because of the revolution of the earth on its inclined axis. Now moving ahead, ये दो पोजीशन क्लियर है। इनके अलावा कुछ पोजीशन है जब सन ना तो कैंसर पे है ना कैप्रिकॉर्न पे है, इट इज डायरेक्टली ओवरहेडिंग द इक्वेटर। और जब भी सन इक्वेटर पे ओवरहेड करेगा, अभी मैं इंडिया की लोकेशन भी बनाऊंगा वर्ल्ड के रिस्पेक्टिव, तो आपको आइडिया आएगा कि इंडिया में ये सीजन चेंज कैसे होता है। तो when sun is overheading the equator, or this is the month of March, it is equinox. Equinox का अर्थ है when sun is overheading the equator, that position is known as equinox position. Alright, इसके अलावा एक ऐसा ही टाइम आता है जब सन दोबारा इक्वेटर को ओवरहेड करता है, बट द मंथ इज ऑफ सितंबर। अगेन इट इज अ इक्विनॉक्स। तो मार्च और सितंबर में अगर आप कभी हिंदुस्तान के अंदर टेम्परेचर को फील करेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व
कि इस टाइम पे एक मॉडरेट टेम्परेचर है, प्लेजेंटनेस इज देयर इन द टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मार्च और इन द मंथ ऑफ सितंबर। ना अधिक गर्मियां हैं ना अधिक सर्दियां हैं, प्लेजेंटनेस इज देयर, मॉडरेट टेम्परेचर इज देयर, क्योंकि सन इक्वेटर को ओवरहेड कर रहा है। नाउ वी विल लुक द पोजीशन ऑफ इंडिया आल्सो, तो हम इन चीजों के साथ रिलेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर इक्विनॉक्स का नाम है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग का वो महीना होता है, सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है तो आप देखोगे अचानक से फ्लावर्स की ग्रोथ हो जाती है ना, वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि सर्दियों में इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है सॉइल के अंदर, तो प्लांट भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, और उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन वंस द चेंज इस सीजन इज देयर, और मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, जब टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया अगेन, तो उस टाइम पे हम देखते हैं अचानक से जो है स्प्रिंग का महीना आ गया, बसंत जिसको हिंदुस्तान में बोलते हैं कि बसंत का महीना आ गया, बसंत पंचमी भी उसी सीजन की है। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, दोबारा से सर्दियों के बाद गर्मियों का आगमन होता है। तो हम देखते हैं दिस सीजन इज नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जो सितंबर का मंथ है जिसको हम बोलते हैं पतझड़ का सीजन आता है आफ्टर द मॉनसून बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि पेड़ जो है अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, तो इस सीजन को बोला जाता है ऑटम या वर्नल इक्विनॉक्स। एंड दिस इज द मंथ ऑफ ऑटम। तो इंडिया के आपको मैं इंडिया का भी मैप इसके बाद बनाऊंगा, आपको सारे सीजन समझ आएंगे कि किस प्रकार से विंटर से स्प्रिंग, स्प्रिंग से समर्स, समर से ऑटम पतझड़, और फिर से सर्दियां, और यही चक्र चलता रहता है हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में। तो इस तरीके से वी कुड ऑब्जर्व देयर इज अ चेंज इन सीजन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ, और प्रिसाइजली वी कुड से रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस अराउंड द सन। तो इन दोनों के कारण अगर अर्थ यहां से यहां घूम के नहीं आती ना तो सीजन बदलते, और इंक्लिनेशन नहीं होता तो सीजन नहीं बदलते, तो इसकी वजह से सीजन में चेंज है। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं वर्ल्ड का डायग्राम बनाऊंगा कि कैसे अलग अलग टेम्परेचर के बेस पे अर्थ के जोन्स को डिवाइड किया जा सकता है। This board is relatively smaller which I earlier used to use, तो यहाँ पे थोड़े से डायग्राम्स को बियर कीजिए मेरे साथ, उतने बेहतरीन डायग्राम नहीं बन पा रहे। तो अभी हमने एक जोन बनाया है अर्थ का जिसको हम बोलते हैं जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो शब्द है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है दिस इज द जोन ऑफ मैक्सिमम हीट रिसीव्ड एंड दिस हीट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द सन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा देयर इज अ एपरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन बिटवीन द कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अभी हमने ये देखा कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में सन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, कि अगर कैप्रिकॉर्न के टाइम पे इफ दिस इज 22nd ऑफ दिसंबर, तो ओवर द इक्वेटर सन 21st मार्च को यहां पे आ जाएगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ को जाएगा और 22nd ऑफ जून को यहां पे आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 23rd ऑफ सितंबर। तो साल में 2 बार सन मैक्सिमम इन पोजीशन के बीच में इंक्लाइन रहता है। इट इज नॉट लाइक कि सन इज मूविंग ओवर दिस पोजीशन। व्हेन यू विल सी द वीडियोस अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल एबल टू रियलाइज कि ये जो माइग्रेशन है
सन स्टैटिक है अपनी लोकेशन पे, लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसके अराउंड इंक्लाइंड एक्सिस में, तो उस रेवोल्यूशन, ये है 3D रेवोल्यूशन। हम समझने का प्रयास करें बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर 2D। तो ये जब ओपन स्पेस में रेवोल्यूशन एंड रोटेशन चल रहा है, तो अर्थ अपनी पोजीशन को भी ऊपर नीचे करती रहती है, उसकी वजह से एंगल चेंज हो जाते हैं। जैसे आप बहुत सिंपल इसका ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, आप जिन घरों में रहते हैं, कभी उसकी बालकनी में खड़े हुई है, छत में खड़े हुई है, तो आप सर्दियों के टाइम पे जो सन की ट्रेजेक्टरी है, गर्मियों में वो ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरी दिशाएं परिवर्तित हो जाएगी, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एंगल ईस्ट के अंदर भी एक रेंज है कि अगर आपको गर्मियों में सन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जाता हुआ ऐसे दिखेगा, तो सर्दियों में ये थोड़ा सा एंगल आ जाएगा ऐसे। ये हमेशा आप ऑब्जर्व करना गर्मियों और सर्दियों में, ठीक है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आपने इन सारे फिनोमिनास को, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब यही है कि आपने फिजिकल एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो दिस माइग्रेशन ऑफ द सन। अब मैं एक ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें हम बोलते हैं देयर इज अ एपरेंट, राइट डाउन द वर्ड एपरेंट माइग्रेशन ऑफ द सन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कि ऐसा लगता है, एपरेंट माइग्रेशन, ऐसा लगता है कि सन अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो कभी यहां ज्यादा गर्मी है तो कभी यहां ज्यादा गर्मी है, जिसके कारण वी कुड रियलाइज कि अर्थ के ऊपर मौसम बदल रहे हैं। देयर इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन सीजन। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में ट्रॉपिक का अर्थ होता है ज्यादा गर्मियां, ज्यादा हीट रिसीव, क्योंकि इस पूरे जोन में पूरे अर्थ के कंपैरेटिवली इस जोन के अंदर मैक्सिमम हीट रिसीव है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रॉपिक्स और टॉरिड। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अर्थ के 3 जोन आई विल ड्रॉ हियर। दिस इज द जोन ऑफ ट्रॉपिक और टॉरिड, विच इज द जोन ऑफ हाई सनलाइट, जोन ऑफ हाई इंसोलेशन रिसीव्ड। ऑलराइट, जैसे ही इसके बियॉन्ड जाओगे यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ स्लाइट फॉल इन द टेम्परेचर, and now up to 66.5 degrees south, and this was 23.5 degree south। इन दोनों के बीच में जो जोन है जहां पे टेम्परेचर इज लो, दिस जोन इज नोन एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब ही मॉडरेट है, टेम्परेट जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर, बोथ इन द नॉर्दर्न एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। This is now the temperate zone. Axis is 66.5 degree now. Alright, तो इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। Beyond the and these circles, if this circle is known as Tropic of Cancer, then the circle at 66.5 degree north is known as Antarctic Circle. Write down its name. It's it has been named as Arctic Circle, not Antarctic, because Arctic Ocean is in the northern hemisphere. Arctic Circle, and the circle of the southern hemisphere is known as, just write it down, I am having lack of space here, Antarctic Circle. The 66.5 degree south is known as Antarctic Circle. जैसे ही हम आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, जिसको जोन कह रहे हैं टेम्परेट जोन, जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, जैसे ही इस मॉडरेट टेम्परेचर को भी हम क्रॉस करते हैं, वी कुड सी कि ये तो परमाफ्रॉस्ट एरिया है, जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है, परमाफ्रॉस्ट। एंड दिस जोन इज नोन एज in both the hemisphere frigid zone, where everything is in the frozen form. Frigid, F-R-I-G-I-D, frigid. It has been mentioned in your 6th class NCERT. Frigid zone, where everything is in the form of, we could see, I am just writing down the word permafrost. Everything is frozen permanently. So on the basis of temperature, we could divide Earth into 3 parts. The tropical zone, where we could observe high temperature throughout the year,
It is the zone between Cancer and Capricorn. And beyond Cancer and Capricorn, where temperature gets moderate, and this zone is known as temperate zone. And beyond the temperate zone, outside the Antarctic and Arctic Circle, we could see there is a region of permafrost. And in the permafrost region is also being named as frigid zone. तो तीन टेम्परेचर के जोन में अर्थ को विभाजित किया जा सकता है. Alright, now the question arises कि why Earth has been divided in three temperature zone. कि ऐसा क्या हो जाता है कि अर्थ के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर प्रिवेल करता है. तो why this phenomena is being observed कि पूरी अर्थ की दूरी, अर्थ का टेम्परेचर रिसीव्ड है सन से. जब पूरी अर्थ की दूरी सन से बराबर है तो why is it so कि अर्थ में डिफरेंट टेम्परेचर के जोन आते हैं. नाउ ड्वेलिंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट, let's suppose this is the sun from where earth is receiving most its insolation. Insolation, I am using the word insolation, it stands for incoming solar radiation. Incoming solar radiation, insolation, the radiation which earth is receiving from the sun. जब अर्थ सन से रेडिएशन रिसीव कर रही है तो दिस इज द जोन जो सबसे करीब है. लेकिन वन थिंग विच वन शुड अंडरस्टैंड कि सन से जो सनरेज हैं अर्थ तक पहुंचने में जब लाखों किलोमीटर को क्रॉस कर लेती हैं, तो हाउ डज इट मैटर कि ये जो इतना सा डिस्टेंस है, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक सनरे कवर कर रही है इन दी हायर लैटिट्यूड्स. ये हायर लैटिट्यूड्स है. अच्छा, आई विल बी यूजिंग द ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी. जो इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड हैं, जो 0 डिग्री है जैसे इक्वेटर, उनको बोला जाता है लोअर लैटिट्यूड. द लैटिट्यूड विच आर मोर नियर टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, nearer to the north and south pole, these latitude has been named as higher latitude या high latitudes. तो इन latitudes पे क्योंकि सनरेज ने थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बोला जाता है उसकी वजह से इफेक्टिवनेस ऑफ द सनरेज विल डिक्रीज और वहां पे थोड़ी सर्दियां पड़ जाती हैं. लेकिन जो सनरेज लाखों किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं और अर्थ हैज अ वेरी स्मॉल डायमीटर जो कि मात्र 6400 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का, जस्ट 6400 किलोमीटर, तो थोड़ा सा 10, 20, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया. ठीक है, तो कैसे ये वेरिएशन आ गई, तो वी विल सी. कल हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ा है तो हम ये देखेंगे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं. एटमॉस्फेयर के अंदर एरोसोल पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं. मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड वाटर वेपर विल डिक्रीज, क्योंकि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है. तो जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड में आप जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि अब हीट को रोकने की क्षमता घट रही है एटमॉस्फेयर के अंदर. उसकी वजह से भी टेम्परेचर घटने लगता है. मोर ओवर, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस सनरेज ने ट्रेवल किया है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल हुआ है. और एटमॉस्फेयर वैक्यूम नहीं है, अदरवाइज सनरेज पूरे वैक्यूम से हम तक आ रही थी. जैसे ही ये ब्लैंकेट आया एटमॉस्फेयर का, अब सनरेज को ट्रेवल करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, गैसेस, लिक्विड पार्टिकल्स, क्लाउड्स. तो उसकी वजह से जो सनरेज की इफेक्टिवनेस है वो घट गई बिकॉज सनरेज हैव बीन स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर. They are reflected from various aerosol particles, or we could say particulate matter, or they are refracted also. तो इन सारे फिनोमिना के कारण the effectiveness of the sun rays will decrease. तो ये जितनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रेवल होगी ये फिनोमिना बढ़ जाएंगे. उसकी वजह से हायर लैटिट्यूड में सनरेज तो आएंगी लेकिन उनसे गर्मी महसूस नहीं होगी. जैसे सर्दियों में आप सर्दियों की धूप सेको, ठीक है, आप सर्दियों में आराम से हम छत में बैठ जाते हैं, धूप सेकते हैं,
क्या वो धूप हमें बहुत चुभती है, उतनी चुभती है जितनी सर्दियों की धूप चुभती है? नहीं, धूप तो आ रही है ना, हमारे पास पूरी सनराइज पहुंची है, लेकिन उस सनराइज की इफेक्टिवनेस में हमें कमी महसूस होती है। क्योंकि मैंने बताया, अभी मैं इंडिया की पोजीशन भी आपको यहां पे ड्रॉ करूंगा, तो आप देखोगे इंडिया की पोजीशन में इस टाइम पे, जब हमारे जनवरी और दिसंबर के मंथ से और इतनी सर्दियां हैं, तो उस टाइम पे सन कहां पर है, उसकी वजह से सनरेज पहुंच रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी नहीं है वो सनरेज में, वो इफेक्टिवनेस नहीं है, वो गर्माहट नहीं है। ऑलराइट, तो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में जिस दिन सनरेज को ट्रेवल करना पड़ा, उनकी इफेक्टिवनेस घट गई और उनकी हीटिंग कैपेसिटी घट गई। इफेक्टिवनेस मींस उनकी हीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि उनकी वो हीटिंग कैपेसिटी घट गई, तो विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर अर्थ पे डिप होने लगेगा। कौन सा टेम्परेचर? एयर टेम्परेचर। और उसकी वजह से आप जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की दिशाओं में जाओगे किसी भी हेमिस्फीयर में, यू विल ऑब्जर्व अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर। ऑलराइट, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड डिफरेंट टेम्परेचर जोन ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको स्ट्राइक ना करे, तो रिवाइंड द वीडियो और इतने से पार्ट को 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, है ना, बट मेक श्योर कॉन्सेप्ट गेट सेटल डाउन इन योर ब्रेन। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड through the another part, let's see where the position of India lies with respect to the whole world, और हम देखेंगे डिफरेंट लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या पोजीशन है और कैसे अलग अलग क्लाइमेट इंडिया के ऊपर आते हैं। This is equator and this is the position of India, that is nearly 8 डिग्री नॉर्थ, और अगर हम यहाँ पे JNK को देखें, इट इज 37 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश से पास हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं, अगर मार्च के महीने में सन इक्वेटर पे ओवरहेड करेगा, सितंबर के महीने में व्हेन वी आर हैविंग द कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स, तो हम यहां पे बैठे हैं, कहीं नॉर्थ में बैठे हैं, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली इज इन द नॉर्थ। ठीक है, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियरली 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो इन लैटिट्यूड्स पे उतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी जब महीना आएगा सितंबर और मार्च का, इसलिए right now sun is overheading the equator in the month of March and September, और आपके वहां इनडायरेक्ट रेडिएशन आ रही है। देखो, आप सन से बिल्कुल सामने नहीं हो, लेकिन जैसे ही महीना आ गया जून का, तो यू विल सी नाउ द सन इज हियर। अब आप सन के सामने आ गए, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी फील होती है जून में। दिसंबर के मंथ में इफ यू विल सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सन ओवरहेड कर रहा है, अभी सन की पोजीशन यहां पर है, तो इंडिया से सन बहुत दूर है और इतनी सारे डिस्टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट को ट्रेवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवनेस कम हो गई सनरेज की, और इस टाइम पे सोलर रेडिएशन यहां से आ रही है आपके पास, इसलिए इस टाइम पे विंटर्स हैं, इस टाइम पे ऑटम्स एंड स्प्रिंग है, और इस टाइम पे समर है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सन ओवर द अर्थ। और इस पोजीशन ऑफ द सन को बोला जाता है apparent मूवमेंट ऑफ द सन। जस्ट राइट इट डाउन, यू हैव jotted it earlier also. Apparent movement. See, in geography we are having a lot of vocabulary. इतनी ज्यादा vocabulary ज्योग्राफी को डिफिकल्ट क्या बनाता है? ठीक है, हम देखते हैं कि a lot of visualization is involved as we are discussing here. थोड़ा सा visualization है। दूसरा, एक इसकी अपनी vocabulary है। तो until and unless you are not well versed with the geographical vocabulary, you will not able to absorb the concepts. ठीक है, moreover आपने समय बिताना है इन कॉन्सेप्ट को समझने में, अकेले में बैठ के इन पे चिंतन करने के लिए, ताकि ये आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए। अदरवाइज दीज आर जस्ट दी
piece, if you will write them down on the piece of paper without visualizing them, और इनके साथ समय नहीं व्यतीत करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन इन योर माइंड. ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, यू नीड टू रिवाइज इट ऑन मल्टीपल टाइम्स ताकि ये ब्रेन के अंदर सेटल डाउन हो जाए. ऑलराइट, apparent movement of the sun, or we could say migration of the sun. So these were the various concepts pertaining to the revolution of the earth around the sun, the change in season, and the how the season behaves when it comes to India. क्योंकि सन अपनी दिशा को बदल लेता है, अपनी पोजीशन को बदल लेता है, अपनी स्थिति को बदल लेता है. Alright, now moving ahead to the second part of the lecture, which we are supposed to cover today, is the energy budget of the earth, or we could say what has been written in the NCERT, they have been called it as a heat budget of the earth, but American authors or the European authors say it very precisely, so that's why they are using the word energy in spite of the word heat. एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ. अब इस एनर्जी बजट में हम देखते हैं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, पहले एटमॉस्फेयर की हीटिंग को समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये जो बजट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और एनर्जी का क्या बजट होता है. ठीक है, उस शब्द को समझ लेंगे. तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड ये एटमॉस्फेयर गर्म कहां से हो रहा है, फ्रॉम वेयर दिस एटमॉस्फेयर इज गेटिंग इट्स हीट. एटमॉस्फेयर हम देखते हैं is heated by two places. One is the atmosphere is heated by the sun or by the insolation we could say. तो सन से हीट रिसीव कर रहा है. सेकेंड है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉम द सन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन फ्रॉम द सन. एंड सेकेंडली एटमॉस्फेयर को जो मेजर एस्पेक्ट है जो हीट करता है, दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. टेरेस्ट्रियल स्टैंड फॉर अर्थ. दैट इज द अर्थ. तो ये दो मेजर एरियाज हैं जहां से एटमॉस्फेयर हमारा हीट रिसीव करता है. जब अर्थ से हीट रिसीव करेगा तो वो क्या फिनोमिना है. तीन लेवल होते हैं जिससे एनर्जी अर्थ से, टेरेस्ट्रियल से, सरफेस से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है. उन फिनोमिनास के नाम लिख लीजिए प्लीज. सेंसिबल हीट ट्रांसफर एंड सेकेंडली लेटेंट हीट. लेटेंट का अर्थ होता है, लेटेंट मीन्स हिडन, तो यू कैन राइट हिडन हीट. सेंसिबल हीट ट्रांसफर में तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं which we are going to write down. Just draw this diagram, then I will write the three processes involved in the sensible heat. Three processes are radiation, conduction and convection. So these are the three processes which are involved in the transfer of heat from Earth's surface to the atmosphere. तो these are the three processes. हर प्रोसेस का अलग तरीका है हीट ट्रांसफर का. When we see
रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन में एनर्जी जब ट्रांसफर होती है सन से अर्थ तक, रेडिएशन के द्वारा ही एनर्जी आती है। तो रेडिएशन में वी डू नॉट नीड एनी मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड। Even from vacuum energy could be transferred, even in the atmosphere energy could be transferred। तो इस तरीके से सरफेस से एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड प्रोसेस है कंडक्शन। ये आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ शब्द है। कंडक्शन में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो टू ऑब्जेक्ट आर सपोजिटली टू बी इन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होती है। In conduction, there is no mobility of the molecule, but the particle will reverberate, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करता है। सिंपल उदाहरण, आप एक स्पून को जो है फ्लेम में रख दो, गैस पे रख दो, और एट द रियर एंड ऑफ द फ्लेम, रियर एंड ऑफ द स्पून, द अदर एंड ऑफ द स्पून, इफ द स्पून इज मेड अप ऑफ मेटल, तो आप देखोगे स्पून गर्म हो गई है, आपका हाथ जलने लगा है। तो डेट एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन। उसमें कोई पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, एनर्जी इज मूविंग, तो रिवर्बरेट हो रही है एनर्जी, वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सॉलिड में। देन लिक्विड में एनर्जी ट्रांसफर ऐसे हो सकती है। थर्ड इज गैसेस में। तो इसमें द कंडीशन रिक्वायर्ड इज डेंसिटी। डेंस मीडियम में कंडक्शन होना सरल है, सॉलिड में ज्यादा कंडक्शन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए अगर सॉलिड मीडियम है तो इट इज वेल एंड गुड, एनर्जी कुड बी ट्रांसफर्ड। थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में देयर इज अ मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व्ड। Mobility of particle is involved. See, these are the processes which you observe in your daily life, लेकिन आज तक आपने कभी इतना थॉट नहीं दिया था कि ये सारे प्रोसेसेस किस प्रकार से चल रहे हैं। तो रेडिएशन डेली देखते हैं आप, ठीक है। जैसे आप एक गर्म प्रेस को अपने सामने रख दीजिए, आयरन को अपने सामने रख दीजिए, और आप देखोगे आपको एक हीट फील होती है, हीटर से आपको एक हीट फील होती है, तो इट इज द रेडिएशन। आप देखोगे कंडक्शन के केस में, अगर आपने जो है स्पून को गर्म कर रहे हो, दूसरे एंड पे आपका हाथ जल रहा है, दिस इज द कंडक्शन। थर्ड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जनरली अगर आप वाटर को बॉईल करो तो यू कुड सी माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स आर राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स की मोबिलिटी है, दिस इज द कन्वेक्शन। करंट्स, करंट्स हमेशा शब्द यूज होता है अगर वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन्वॉल्व। वर्टिकल, बी इट डाउनवर्ड, बी इट अपवर्ड। When vertical motion is involved, the vocabulary will be used as a current. Just write it down, क्योंकि ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिकल क्या करेगा, जैसे ही अगर हमारा एक वेसल है, एक पतीला है, या हमारी कोई कढ़ाई है, वहां से जैसे ही उसने एनर्जी को रिसीव किया, वो ऊपर की तरफ को उठा, तो वो वहां से एनर्जी को लेके ऊपर चला गया और एक नए पार्टिकल ने इस पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होल लिक्विड इनसाइड द वेसल विल गेट हीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वेक्शन के द्वारा भी एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अभी आगे धीरे धीरे जब हम एनर्जी बजट की तरफ जाएंगे, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स ऑफ द एनर्जी बजट, द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, देन वी विल वेल इनटू द कंप्लीट टॉपिक। ऑलराइट, तो इस तरीके से मोबिलिटी इन्वॉल्व, तो कन्वेक्शन इज देयर व्हेन देयर इज नो मोबिलिटी एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दिस मैकेनिज्म इज कंडक्शन। Third one is radiation. So these are the three mechanism of sensible heat transfer. Sensible means which could be sensed. Sensible heat transfer. The sensible means the energy which could be sensed or which could be measured by the thermometer. The energy which could be measured by the thermometer is sensible heat transfer, which could be sensed by your senses and by the thermometer. All right, तो ये concept set है। ठीक है, now moving ahead
टू दी एक छोटी सी वोकेबलरी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दो शब्द हैं, इनके मायने पता होने चाहिए। एक है कन्वेक्शन, ये बहुत जगह पे शब्द यूज होगा। कन्वेक्शन जनरली करंट्स के साथ शब्द इस्तेमाल होगा। कन्वेक्शन करंट्स बोला जाएगा कई बार एयर के मोशन को। ये जब भी कन्वेक्शन करंट्स बोला गया, इट इज द वर्टिकल मोशन ऑफ द एयर। बी इट अपवर्ड और डाउनवर्ड। सेकेंड वोकेबलरी है एडवेक्शन। Advection means when vertical motion is there, it is convection. Advection is the horizontal motion of air. Horizontal motion of air. तो ये दो प्रकार के मोशंस हैं, ठीक है। नाउ आई एम डीलिंग विद द बेसिक्स। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डेली लाइफ को भी कनेक्ट कर रहे हैं, चीजों को, गुत्थियां को, जो आज तक आप सोचते थे और जो है कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर उलझा लेते थे, वो कॉन्सेप्ट अब जो है हमारे सेट होते चले जाएंगे। तो एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन मोशन इज गाइडेड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट क्लास। प्रेशर ग्रेडियंट, इन्हीं को बोला जाता है विंड्स। हॉरिजॉन्टल मोशन इज एयर इज आल्सो नोन एज विंड्स। Horizontal motion of air is winds. Advectional motion or horizontal motion is driven by the pressure gradient, or in the easy word we could say pressure difference, जो सरल भाषा है। The convection currents are driven by the host of factors. Predominantly among is the temperature. Because of the temperature, particularly the upward motion is driven by the temperature. Other factors are put under the ambit of dynamic factor, हम इनको बोलते हैं। इसके multiple factors होते हैं। Dynamic में it could be the shape of the earth and many other factors. तो हमने इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना। वी शुड लिमिट आवरसेल्फ इन द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। सी, एक ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज्यादा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लेकिन हमने प्रयास करना है उतने ही फिजिक्स के अंदर जाएंगे जितनी हमारी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन आवर एग्जामिनेशन वहां पे फिजिक्स नहीं पूछी जा रही इन सब के पीछे। हाँ, इन सब के पीछे थोड़ी फिजिक्स पता हो तो कॉन्सेप्ट आपके हिलते नहीं है, सेट हो जाते हैं ब्रेन में। अदरवाइज बहुत ज्यादा फिजिक्स या साइंस में चले जाओगे, ज्योग्राफी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी को होल्ड करके रखना है, तो हमने इतना ही समझना है। तो दो प्रकार के मोशन है, वन इज कन्वेक्शनल, अदर वन इज एडवेक्शनल। एडवेक्शनल मोशन इज द हॉरिजॉन्टल इन कैरेक्टर एंड इट इज ड्रिवन बाय द प्रेशर डिफरेंस, while the convectional motion, it is the vertical up and down motion of the air, also known as current, and it is driven by predominantly by the temperature and secondly by the dynamic factors. And in dynamic factor we could realize there are galaxy of reasons, तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। Alright, now coming to the main topic is energy budget of the earth, जिसमें ये सारे शब्दावली का इस्तेमाल होगा। अर्थ में जब रेडिएशन आती है अर्थ सरफेस में, ये इंसुलेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट इसका बोला जाता है
I will read it down. Insolation, the radiation which are coming from the sun, has been divided into two parts. One part is because of the various factors, this insolation is reflected back into the outer space from where it is coming, and without giving any heating effect, it has been reflected back. And this type of insolation is known as albedo effect. ALBEDO. Albedo means कि ये एनर्जी बिना किसी गर्माहट दिए, विदाउट गिविंग एनी हीटिंग इफेक्ट, इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द आउटर स्पेस. तो ऐसे को बोला जाता है एल्बिडो. तो लेट्स एज्यूम if 100 units of energy is coming from the sun, let's assume out of this 100 unit we could realize 35% of the energy is reflected back into the space without giving any heating effect. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको क्लाइमेट चेंज समझ आ जाएगा. ऑलराइट, तो सारी एनर्जी वापस चली गई. जब जो बाकी बची एनर्जी 65% ऑफ द एनर्जी, इट इज रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस. आउट ऑफ दिस 65, अब ये जो एल्बिडो है, देयर आर 3 फिनोमिनास बिकॉज ऑफ वी कुड ऑब्जर्व एल्बिडो इज देयर. जब सूर्य की रोशनी अर्थ पे आ रही है तो दे विल स्ट्राइक अगेंस्ट द क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स आर नथिंग बट द वाटर पार्टिकल्स. और ये वाटर पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर देंगे, नॉट ओनली वाटर, दीज आर द टाइनी वाटर पार्टिकल्स, एंड दे विल रिफ्लेक्ट द insolation coming from the sun back into the space. And 27% of the energy coming from the sun is reflected by the cloud. आप देखो कभी if you will be traveling with on aeroplane, जब भी एरोप्लेन उड़ेगा तो आपको नीचे केवल बादल दिखेंगे, बी इट लैंड और बी इट वाटर. तो इतने ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, नीचे से शायद इतने सारे क्लाउड ऊपर की तरफ नहीं दिखते, लेकिन आप ऊपर से नीचे देखोगे तो यू विल ओनली ऑब्जर्व क्लाउड्स. तो इतने सारे क्लाउड हैं, ये क्लाउड सूर्य की रोशनी को वापस भेजते रहते हैं और ये मॉडरेट टेम्परेचर को बना के रखते हैं. ऑलराइट, तो इसलिए कल जो हमने कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा वो आज सारा एप्लीकेबल होगा. तो ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ये एक लय में समझनी पड़ेगी. यू कैन नॉट डायरेक्टली पिक अप द टॉपिक नंबर 4 या टॉपिक नंबर 3 विदाउट सीइंग द लेक्चर नंबर 1 and 2. तो एक सीक्वेंस है. क्लाइमेटोलॉजी इज प्योरली सीक्वेंशियल इन कैरेक्टर. आपको लीनियर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आप रैंडमली टॉपिक को पिक नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर हैविंग कनेक्शंस. ऑलराइट, तो क्लाउड्स ने 27% ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक. द आइस ओवर द अर्थ सरफेस, पर्टिकुलरली इन द हाई ऑल्टीट्यूड एंड इन द हायर लैटिट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड का मतलब है हिमालय जैसे पहाड़, एल्प्स जैसे पहाड़, एंडीज जैसे पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स है, वहां से एनर्जी वापस चली जाती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है स्नो से. ये रिफ्लेक्शन आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल पे रखी हुई बर्फ से भी होती है. वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो आर्टिक एंड एंटार्क्टिका है, वहां से भी रिफ्लेक्शन होती है और ये एनर्जी वापस चली जाती है. तो 2% ऑफ द टोटल एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय दीज आइस, एंड 6% ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द एरोसोल्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर. देखो, इसलिए हमने कल ये सारे पार्टिकल्स पढ़े थे, कल ये सारे टॉपिक पढ़े थे कि आज इनके नाम आने वाले हैं. आज जो नाम हम पढ़ रहे हैं ये कल के लेक्चर में अब रिफ्लेक्ट हो गए. ऑलराइट, तो एरोसोल से ये सारी एनर्जी वापस जा रही है. तो टोटल इन तीनों को सम करेंगे तो इट इज द एल्बिडो वी विल से, और द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. कि ये सारी एनर्जी वापस स्पेस में चली गई 35%, and rest of the 65% is absorbed by the atmosphere. Out of this 65, only 14% is held by the atmosphere. This 14%. The rest of the 51% is received by the earth surface, which will fall over the surface. Roads पे गिर रही है, जमीन पे है, एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर जो एनर्जी गिरी, that is the 51%. तो अर्थ इज जस्ट गेटिंग 51% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन. दिस इज द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर. अगर अर्थ 51 की 52 जिस दिन लेने लगेगी एनर्जी, तो उस दिन यहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर कि ये 49% एनर्जी को तो वहीं पे ही रोक लेता है. अगर ये सारी एनर्जी को अर्थ पे आने देगा तो अर्थ विल नेवर बीन अ हैबिटेबल प्लैनेट.
अर्थ पे इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ओनली दिस 1% इंक्रीज और डिक्रीज कुड लीड टू आइस एज। अगर ये 50% एनर्जी आएगी ना, इतनी ठंड हो जाएगी कि आइस एज विल बी देयर। अगर ये 52% हो गई तो यू विल सी कि अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज आ गया। तो दिस रेंज, ये बहुत बारीक रेंज है, थोड़ा सा भी स्विंग हुआ इस रेंज में, यू विल सी आइस एज, ठंड बढ़ गई, या इतनी गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। So this is how we understand the phenomena of climate change. It is all related to the atmosphere and the energy budget of the earth. Now moving ahead. So this is the first part of the diagram where energy is being received by the earth surface. अगर लगातार 51% एनर्जी अर्थ सरफेस ने रिसीव करी तो ये एनर्जी कहां गई? तो हम देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट अगर गर्म हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी अब रेडिएशन को रिलीज करना शुरू होगा या एनर्जी को सेंसिबल और लेटेंट हीट के द्वारा ट्रांसफर करेगा। तो सेकंड डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें अब अर्थ की बारी है कि वो इस एनर्जी को रेडिएट आउट करना स्टार्ट कर दे। This is the atmosphere which is already holding 14% of the energy from the sun. अब जब अर्थ का एक बार टेम्परेचर बढ़ गया तो अर्थ ने भी एनर्जी रेडिएट आउट करी, तो अर्थ ने ये तीनों मैकेनिज्म लगाए, रेडिएशन का मैकेनिज्म यूज किया और रेडिएशन के द्वारा 23% एनर्जी को रिलीज किया। अर्थ के पास इस टाइम पे टोटल एनर्जी है 51%, जो लास्ट डायग्राम से हमने सीखा कि 14% ऑफ द एनर्जी इज हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड 51% ऑफ द एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। आउट ऑफ दैट 51% 23 तो रेडिएशन में रिलीज कर दी। तो रेडिएशन का मतलब अर्थ से एनर्जी निकली, कुछ एनर्जी आउटर स्पेस में चली गई। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में गिवन है, सविंद्र सिंह में गिवन है, और आप कोई और रेफरेंस बुक पढ़ते हैं वहां भी गिवन है। यहां से बस इस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन सारी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में भी रुक जाएगी। ए स्टैंड फॉर एटमॉस्फेयर। तो आउट ऑफ दैट रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में देयर आर पार्टिकल्स, गैसेस आर देयर। तो 6% ऑफ द एनर्जी विल बी हेल्ड बाय दीज पार्टिकल्स, दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द एनर्जी। और लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग तो है। अगर हम ऊपर आसमान को देखें तो वी कुड सी स्टार्स, तो स्पेस है बहुत ज्यादा बीच में, तो वहां से एनर्जी रेडिएट आउट हो जाएगी और आउटर स्पेस में निकल जाएगी। लेकिन सारी नहीं निकलेगी, 6%, 6% ऑफ द एनर्जी इज हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ये रेडिएशन हो गया। सेकेंड प्रोसेस इन सबको बोला जाता है कैसे सेंसिबल एंड लेटेंट हीट के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, सी वन थिंग, ये कॉन्सेप्ट हैवी है ना। मेनी ऑफ यू मस्ट बी गुड विद एकेडमिक्स, और उन्होंने पहले ही किताबें पढ़ी हुई हैं या उनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है, उनको सरल लगेंगे। कुछ छात्र हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, उनको ये कठिन भी लग सकते हैं। डू वन थिंग, आई एम नॉट डिक्टेटिंग एनीथिंग इन द क्लास, जस्ट गो थ्रू द वीडियो ट्वाइस। इट इज एज सिंपल एज दैट कि भाई एक बार नहीं तो 2 बार में समझ आ जाएगा। व्हाट इज द बिग डील, है ना। बट मेक श्योर कॉन्सेप्ट विल सेटल डाउन। सेकेंड पार्ट इज कन्वेक्शन, वेयर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन्वॉल्व्ड। तो कन्वेक्शन के द्वारा 9% एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप देखो कभी भी ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर, इफ यू विल ट्रेवलिंग बाय रोड्स, आप देखोगे रोड्स पे ऐसा लगता है कि पानी रखा हुआ है, जो हम फिजिक्स में 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे, मिराज इफेक्ट। ठीक है, तो ये मिराज इफेक्ट क्या है? तो हमने वो मिराज इफेक्ट इज नथिंग बट इतनी हीट रिसीव्ड है क्योंकि रोड्स में बिटुमिन है, ब्लैक कलर का बिटुमिन है, और ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हीट रिलीज हो रही है तो गैसेस में हलचल मच गई और गैसेस ऊपर की तरफ को मूव कर रही हैं। तो कन्वेक्शन का मतलब मैंने बताया था मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो गैसेस गर्मी के कारण ऊपर की दिशा में उठ रही हैं। तो ये उठती हुई गैसेस अपने साथ जमीन से एनर्जी ले जाएंगी, अर्थ से एनर्जी ले गई और छोड़ दी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम ये जो सारा प्रोसेस समझ रहे हैं, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दिस एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसको बोला जाता है
इस डायग्राम का नाम है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की कैसे अर्थ का सरफेस एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, रेडिएशन के द्वारा गर्म करता है, कन्वेक्शन के द्वारा गर्म करता है, और गर्म करता है। कंडक्शन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कंडक्शन के लिए मैंने बताया कि आपको सॉलिड सरफेस चाहिए। एक एयर पार्टिकल में, अगर वहां पे एक एयर पार्टिकल है, मैं यहां खड़ा हूं, उसकी गर्मी मुझ तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कंडक्शन में जितना क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होने की संभावना है। गैसेस में कंडक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, तो इसको अकाउंट में नहीं लिया जा रहा। तो ये तीन तरीके हैं सेंसिबल हीट ट्रांसफर के, लेकिन अभी भी 51% में से सारी हीट ट्रांसफर नहीं हुई, जस्ट 32% हीट ट्रांसफर हुई। द रेस्ट ऑफ द 19% इज ट्रांसफर्ड बाय द मैकेनिज्म जो हमने पहले लिखा था, लेटेंट हीट, दैट इज द 19%. These three are put under the domain of sensible. This is the latent heat. Now, what is this latent? Hidden क्यों है ये? Because it could not be sensed by the thermometer. तो जब ये थर्मोमीटर से सेंस नहीं होती तो ये एनर्जी जाती कहां है? आप देखो, अर्थ के सरफेस पे हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। अर्थ में 2/3 पानी है ना? 71% ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड जस्ट 29% ऑफ द अर्थ इज लैंड। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा है, ऐसे केस में मैक्सिमम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वाटर बॉडीज। और वाटर बॉडीज क्योंकि एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, तो इवोपरेशन इज इन्वॉल्व। और इवोपरेशन का एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डे टू डे लाइफ के इतने सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। याद करो, मिट्टी का घड़ा, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्दन पॉट। इस मिट्टी के घड़े में पानी हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोर्स हैं, मिट्टी के अंदर पोर्स हैं, उन पोर्स से पानी बाहर आता रहता है। आप स्टील के बर्तन में पानी रख लो, वो ठंडा नहीं रहेगा, मिट्टी में रहेगा, क्योंकि पोर्स से पानी बाहर आएगा। और यहां पे गर्मी ज्यादा है, ये वाटर यहां से उठ के चला जाएगा। द लिक्विड वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर विच इज इन गैसेस फॉर्म। तो ये जो कन्वर्जन है लिक्विड टू गैस का, दिस कन्वर्जन रिक्वायर्स एनर्जी। और यहां से जब ये एनर्जी को लेके चला जाएगा तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। जब वाटर ने लिक्विड टू गैस की स्टेट बदली, इस स्टेट को बदलने में जो एनर्जी खर्च हुई वो वाटर वेपर एनर्जी लेके चला गया। एनर्जी लेके चला गया अर्दन पॉट से, अर्दन पॉट का टेम्परेचर डिप हो गया। इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। हीट दिखी भी नहीं और चली गई। ऐसे ही अर्थ से इतनी इवोपरेशन होती है जिसकी वजह से लेटेंट हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम दी इवोपोरेशन, और ट्रांसफर होके चली जाती है एटमॉस्फेयर में। फिर एटमॉस्फेयर में एक दिन क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड आर नॉट गैसेस इन फॉर्म। एक मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूंगा यहां पे, क्लाउड गैस नहीं होते, क्लाउड लिक्विड होते हैं, टाइनी वाटर पार्टिकल। क्लाउड के लिए हमेशा शब्द याद रखो, टाइनी वाटर पार्टिकल्स। सी, ज्योग्राफी बहुत ही रिलेटेबल सब्जेक्ट है। रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में आपको बहुत जगह ज्योग्राफी घटती हुई दिखती थी, लेकिन आज तक ऑब्जर्व नहीं करी थी। ठीक है, अब आपको ज्योग्राफी ऑब्जर्व होना शुरू होगी क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी। तो दीज क्लाउड्स आर नथिंग बट द टाइनी वाटर पार्टिकल्स। और इन क्लाउड्स से, अब क्लाउड क्या है? कहीं ना कहीं गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हुई है क्योंकि वाटर पार्टिकल्स हैं ये। तो ये जो एनर्जी लेकर गए थे, अब इन्होंने दोबारा से रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए लेटेंट हीट, पानी से जो पानी ने एनर्जी रिसीव करी थी सन से, वो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई वाटर वेपर के माध्यम से। तो वाटर वेपर एक्ट एज अ कैरियर हियर और ये एनर्जी को लेके चले गए। तो तीन माध्यम है जमीन से एटमॉस्फेयर में एनर्जी ट्रांसफर करने के। वन इज रेडिएशन, वन इज कन्वेक्शन, द थर्ड वन इज लेटेंट हीट ट्रांसफर। ठीक है, these three could be put under the domain of sensible, latent heat is put under the different domain। अब इसको एनर्जी बजट क्यों बोला? बजट मींस क्या? जितना पैसा घर में आया, पिताजी ने उतना पैसा खर्च कर दिया, दिस इज द बजट। नेट इनकम इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग।
ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इफ 100% ऑफ द एनर्जी केम फ्रॉम द सन, 35% तो बाहर चली गई बाय द एल्बिडो, वो अर्थ तक ही नहीं पहुंची. आउट ऑफ दैट 100%, 14% इज हेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड 51% इज हेल्ड बाय द अर्थ सरफेस. अब अर्थ सरफेस ने जो 51% रखी थी, अब ये धीरे धीरे वापस दे दी. तो 3 लेयर प्रोसेस है. अर्थ सरफेस ने एटमॉस्फेयर को दी, एटमॉस्फेयर ने वापस आउटर स्पेस में रिलीज कर दी. ऑलराइट, तो इन 3 प्रोसेस से एनर्जी का ट्रांसफर वापस गया. तो इस टाइम पे अर्थ के पास जो 51% एनर्जी थी, उसने एटमॉस्फेयर को इसमें से 34% वापस कर दी. Via convection 9%, as we have written here. Via latent heat transfer 19%. तो अब एटमॉस्फेयर के पास ये 3 एनर्जी आ गई फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दे कुड बी पुट अंडर द डोमेन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कि ये अर्थ ने दी है एटमॉस्फेयर को. एंड 14% वाज ऑलरेडी गिवन बाय द सन. तो दिस विल कम टू बी 34%. तो इसीलिए अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि अर्थ सर्फ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द सन और द अर्थ, इट इज हीटेड बाय बोथ, बट मेजरली बाय दिस अर्थ. देखो सन भी गर्म कर रहा है, 14% तो सन भी दे रहा है, 34% लेकिन अर्थ दे रही है. तो मेजरली इट इज हीटेड अप बाय द अर्थ सरफेस. ऑलराइट, तो इसको बोला जाता है एनर्जी बजट. जितनी एनर्जी अर्थ सरफेस तक आई, एटमॉस्फेयर तक आई, उतनी ही अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ने वापस भेज दी आउटर स्पेस में. तो दिस इज द फिगर्स एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. देखो, जो सन से एनर्जी आ रही है अर्थ में, इफ अगर हम बोले ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो दिस इज द जोन ऑफ ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिक्स में जो एनर्जी रिसीव्ड है वो ज्यादा है सन से, क्योंकि हमने बोला कि सन मोस्टली माइग्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. इनके बीच में ही सन माइग्रेट करता है, तो ये सन के सामने हमेशा रहेंगे ये एरिया. इफ दिस इज अर्थ, दिस इज सन, तो ये एरियाज हमेशा सन के सामने रहेंगे. तो मैक्सिमम गर्मी यहीं पे ही होगी. तो इन एरियाज को बोला जाता है एनर्जी सरप्लस एरियाज. लेकिन कुछ एरियाज है, अगर हाई लैटिट्यूड में चले जाओ, अंटार्कटिका आर्टिक में चले जाओ, जहां बर्फ जमी हुई है, जो यूरोप है, जहां टेम्परेट क्लाइमेट है, तो वहां पे हम देखते हैं उतनी ज्यादा इंसोलेशन रिसीव नहीं है, इसलिए एनर्जी का ग्राफ गिर रहा है बियॉन्ड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. लेकिन ये है इंसोलेशन. जब अर्थ अपनी एनर्जी वापस भेजती है, तो दिस इज द ग्राफ. ये अर्थ अपनी एनर्जी वापस भेज रही है. तो अर्थ ऑलमोस्ट हर जगह से बराबर एनर्जी वापस भेजती है. लेकिन इन एरियाज में अगर आप देखो, एनर्जी आ तो कम रही है, जा ज्यादा रही है. दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ट्रॉपिक्स में तो इंसोलेशन इज मोर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज लेस. तो दीज आर द जोन ऑफ एनर्जी सरप्लस. While on the other hand, these are the zone beyond 30 degree, beyond 35 degree, जहां पे एनर्जी कम आती है, जाती ज्यादा है. These are the zone of energy deficit. So you could write here, higher latitudes are the zone of energy deficit, while lower latitudes or the tropics are the zone of energy surplus.
ठीक है, इसको बस लिख के रख लो. इन द टुमारोज क्लास वी विल बी पिकिंग अप अ न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज पोलवर्ड हीट ट्रांसफर. पोलवर्ड हीट ट्रांसफर. और कल 2 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं हमने, दैट इज द pressure belts of the earth, plus wind circulation system. Pressure belts of the earth and wind circulation system. तो these are the 2 topics जो हम जो है कल की क्लास में कवर करेंगे. ऑलराइट, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, सिंपल चैप्टर है, वहां से आप इसको पढ़िए. ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट.